हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आपको पता ही है, हमने हिस्ट्री का चैप्टर शुरू किया हुआ था 13वां, ठीक है, जिसका नाम था महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें मैंने जो पहली वीडियो डाली थी उसके अंदर आपको महात्मा गांधी जी के जीवन परिचय के बारे में, शिक्षा के बारे में, फिर किस तरह से वो इंग्लैंड जाते हैं, वहाँ से बैरिस्टर बनकर लौटते हैं, और फिर उनका जो प्राथमिक यात्रा थी मतलब कि दक्षिण अफ्रीका में किस तरह से उन्होंने समय बिताया, और उसके बाद वो 4 जनवरी 1915 को भारत लौटते हैं, जिसे प्रवासी भारतीय दिवस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो वहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया था, और मैंने आपको होम असाइनमेंट में भी दिया था कि आप इन सारी चीज़ों को अपनी बुक में कॉपी में नोट डाउन करेंगे और रीड आउट करेंगे। उसके बाद अब हमारा टॉपिक आता है भारतीय राजनीति में गांधी जी का प्रवेश, यानी कि 1915 में वो भारत वापस लौटते हैं, तो भारतीय राजनीति में एंट्री होती है उनकी सन 1915 में। तो जो उनके राजनीतिक गुरु थे महात्मा गांधी जी के, मैंने आपको बताया भी था पहले भी कि गांधी जी क्या थे, उदारवादी थे, ठीक है। शुरू में उनकी जो विचारधारा थी ना वो उदारवादी थी। तो जो ये गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये एक उदारवादी नेता थे, तो ये गांधी जी इनसे प्रेरित थे, और इन्होंने क्या किया, गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने महात्मा गांधी जी को क्या दिया, एक मंत्र दिया कि आप 1 वर्ष यानी कि 1915 से 1916 तक पूरे भारतवर्ष का दौरा कीजिए और भारत को जानिए यहाँ की स्थिति क्या है, ठीक है। तो इस तरह से 1 साल क्या करते हैं महात्मा गांधी जी, 1915 से 16 तक पूरे भारतवर्ष का दौरा करते हैं और भारत के बारे में जानते हैं, यानी कि पृष्ठभूमि देखते हैं, उसकी बैकग्राउंड उसका देखते हैं। तो इस तरह से फिर उसके बाद क्या है, उन्होंने कुछ 1917 से लेकर 1918 तक कुछ स्थानीय आंदोलनों में सत्याग्रह का प्रयोग किया, जो उन्होंने किया था कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका पे, पहले भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले 1917 में क्या करते हैं, ये चंपारण, बिहार राज्य का जो चंपारण जिला है, वहाँ पे किसानों के साथ जो अंग्रेज थे ना, वो क्या कर रहे थे, बड़ा ही मतलब कि दुर्व्यवहार कर रहे थे, उनका शोषण करवाते थे, उनसे ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे। तो वहाँ पर जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या कर रखा था, 3 कठिया प्रणाली, खेती की 3 कठिया प्रणाली प्रचलित थी। उसमें क्या होता था, देखो बच्चों, एक डायग्राम बताती हूँ, ध्यान से देखना। जैसे कि एक खेत है, ठीक है, इस खेत के इस तरह से पार्ट बना रखे थे कि प्रत्येक किसान के लिए, जिसका ये एक खेत लगा लीजिए आप, ठीक है, इस पे 3 जो पार्ट थे ना, उन पर क्या था, नील की खेती को पैदा करना अनिवार्य था, और शेष पर वो अन्य फसल उगा सकते थे। तो जो नील होता था ना, वो एक तो भूमि की उपजाऊ शक्ति को कम करता था, और दूसरा जो किसान थे ना, वो क्या करते, जो किसान थे उनसे जो अंग्रेज थे वो कम मूल्य पर क्या करते थे, नील की जो उपज थी उसको खरीदते थे, और ज़बरदस्ती खरीदते थे। तो इस तरह से ये 3 कठिया प्रणाली वहाँ पर प्रचलित थी, जिसके बारे में किसानों में रोष था। तो वो गांधी जी के पास जाते हैं। तो 1917 ईस्वी में गांधी जी क्या करते हैं, बिहार जिले का जो, बिहार राज्य का जो चंपारण जिला था ना, वहाँ पर सत्याग्रह का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, और जो ये 3 कठिया पद्धति है इसको वो क्या करवाते हैं, ख़त्म करवाते हैं। दूसरा वो प्रयोग करते हैं बच्चों 1918 ईस्वी में, अहमदाबाद, गुजरात का जो अहमदाबाद जिला था, वहाँ पर क्या था, अंग्रेज़ों ने मील मजदूरों पर, कपड़ा मिले बहुत ही अहमदाबाद में, तो उन्होंने जो मजदूर थे उनको लालच दिया भी, जब वहाँ पर प्लेग फैला, ठीक है, कहाँ पर, अहमदाबाद में, उस समय भी मजदूरों को लालच दे दिया गया कि आप इस महामारी के समय में भी काम कीजिए, हम आपको क्या करेंगे, बोनस देंगे। लेकिन जब प्लेग ख़त्म हो जाता है तो अंग्रेज वही पहले की तरह अपनी बात से मुकर जाते हैं। तो मील मजदूरों ने क्या किया, हड़ताल कर दी, ठीक है। तो वो हड़ताल किस लिए की, भी हमारी जो मजदूरी है उसे बढ़ाइए आप। तो उसके बाद जो महात्मा गांधी जी हैं वो क्या करते हैं, उनके साथ देते हैं, सत्याग्रह का प्रयोग करते हैं। तो इस पर क्या होता है, जो अंग्रेज सरकार है उन्होंने 35% तक की बढ़ोतरी की थी उनके वेतन में। इस तरह से वहाँ पर भी उनका जो सत्याग्रह वो सफल रहता है। नेक्स्ट आता है आपका खेड़ा, ये भी गुजरात में ही है, ठीक है। तो जो गांधी जी हैं उन्होंने गुजरात के खेड़ा में 1918 में क्या होता है, वहाँ पर फसलें बर्बाद हो जाती है, ठीक है, लेकिन अंग्रेज फिर भी एज इट इज़ अपना खजाना भरने के लिए जो किसान थे ना, उनसे क्या मांग रहे थे, उनसे वो कर की डिमांड कर रहे थे। किसान कर कहाँ से देते जब उपज ही नहीं हुई। तो किसानों ने क्या कहा, हड़ताल की कि हमारा कर माफ़ किया जाए।
ठीक है, गरीब किसानों का। तो इसमें भी महात्मा गांधी अहम रोल प्ले करते हैं और 1918 में गुजरात का जो खेड़ा जिला था वहाँ के किसानों का वो मीडिएटर बनकर अंग्रेज सरकार और किसानों के बीच ऋण माफ़ करवाते हैं, उनका टैक्स वो माफ़ करवाते हैं। इस तरह से 1917 और 18 के बीच 3 छोटे छोटे आंदोलन उन्हें चलाए, किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। उसके बाद आता है आपका कि महात्मा गांधी जी ने एक सक्रिय नेता के रूप में एक बड़ा आंदोलन कब चलाया, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी ने क्या किया था, 1920 से लेकर 1945 के बीच बच्चों 3 आंदोलन चलाए थे। पहला आंदोलन था असहयोग आंदोलन, दूसरा आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन और तीसरा था भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। तो हम इन तीनों के बारे में क्या करेंगे, एक एक करके बात करेंगे, लेकिन इन आंदोलनों के बारे में जानने से पहले हमें क्या जानना पड़ेगा भी महात्मा गांधी जी का तरीका क्या था, उनकी विचारधारा क्या थी, भी वो किस तरह से क्या करते थे, अपने काम को बढ़ाते थे, ठीक है। तो हमें ये करना पड़ेगा। तो तरीका क्या था महात्मा गांधी जी का, मेनली हमारा क्वेश्चन यही बनता है। तो जो महात्मा गांधी जी थे ना भाई, वो क्या करते थे, उनका विचार था सत्याग्रह, यानी कि सच पर रहिए, अहिंसा यानी कि क्या करिए, अहिंसा यानी कि वो हिंसा में बिलीव नहीं करते थे। उसके बाद लोक शक्ति की, वो क्या जानते थे कि आम जनता जब तक साथ नहीं देगी तब तक क्या नहीं होगा, कोई आंदोलन सफल नहीं होगा। उसके बाद साधन साध्य की श्रेष्ठता में भी जो भी साधन है, जैसे उन्होंने साधन बनाया सत्य और अहिंसा को, वो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। और साध्य यानी कि जो लोक शक्ति यानी कि जो जनता थी उसकी श्रेष्ठता भी वो श्रेष्ठतम होनी चाहिए, वो उच्च होनी चाहिए, उसमें उनका बिलीव था। मेनली हम क्या कह सकते हैं कि इनके 2 सिद्धांत थे, सत्य और अहिंसा, और यदा सदा इन्होंने हमेशा क्या किया, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए भारत को स्वतंत्रता भी दिलाई, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है, अब हम बात करेंगे उन 3 बड़े आंदोलनों के बारे में। एक एक करके मैंने आपको बताया कि गांधी जी ने 1920 से लेकर 1945 के बीच जो 3 आंदोलन चलाए थे, उसमें सबसे पहले आता है असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन के बारे में जानने से पहले हमें क्या करना होगा कि असहयोग आंदोलन के कारण क्या थे, ठीक है। कि सबसे पहले तो यही जानना होगा भी आंदोलन चलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, 1919 ईस्वी में आंदोलन क्या किया था, पृष्ठभूमि तैयार की गई थी और 1920 में स्टार्ट किया गया था। आपको पता ही है 1914 से लेकर 1918 तक क्या चला था, प्रथम विश्व युद्ध। इसमें क्या था, एक तरफ मित्र राष्ट्र थे यानी कि इंग्लैंड और उसके जो साथी थे, और दूसरी तरफ क्या थे, धुरी राष्ट्र यानी कि इटली हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ये क्या कर रहे थे, युद्ध लड़ रहे थे। तो भारत ने क्या किया था, अंग्रेजों का साथ दिया था बच्चों प्रथम विश्व युद्ध में, देना ही था क्योंकि हम उनके उपनिवेश थे, उनके अधिकार में थे। दूसरा, भारतीयों को क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो अंग्रेज हैं वो हमें थोड़े बहुत अधिकार देंगे, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध जीत जाने के बाद उल्टा होता है, इसके विपरीत होता है, बिल्कुल भारतीयों की आकांक्षा के बिल्कुल विपरीत होता है। क्या होता है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या किया, उन्होंने रोल्ट एक्ट पारित कर दिया, ठीक है, कि विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दी और किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर जेल में वो डाल सकते थे। युद्ध के बाद भी सरकार ने, अब युद्ध के बाद क्या किया, एक्ट पारित कर दिया, रोल्ट एक्ट 1919 में आया, जो जिसे काला कानून की संज्ञा दी जाती है हमारे इतिहास में। साधारण लोगों के लिए इसका क्या अर्थ था, कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई भी अपील नहीं, भी किसी पर भी शक है उसको डायरेक्ट क्या किया, जेल में डाल जाएगा। ना ही वो कहीं पर अपील कर सकता है, ना ही वो वकील हायर कर सकता है कि उसका मुकदमा लड़ा जा सके। तो गांधी जी ने क्या किया, पूरे देश में इस एक्ट के खिलाफ अभियान यानी कि आंदोलन चलाने का निश्चय किया। तो एक्ट के विरोध में पहले 30 मार्च और बाद में 6 अप्रैल 1919 को, शुरुआत में क्या किया, 1919 में पृष्ठभूमि उन्होंने तैयार की, हड़तालों का क्या किया, आह्वान किया कि सारे देश में इसके खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से क्या किए जाएंगे, प्रदर्शन किए जाएंगे। उसके बाद एक और कारण, मेन जो कारण हम मानते हैं इसका, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिससे आप भली भांति परिचित है। इसमें क्या था बच्चों कि गांधी जी के सत्याग्रह शुरू करने पर, जैसा मैंने आपको बताया भी, रोल्ट एक्ट के खिलाफ क्या था कि हड़ताल का आह्वान किया था गांधी जी ने कि 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में हड़तालें की जाएंगी। तो पंजाब के जो अमृतसर ज़िला है वहाँ पर भी भारी समर्थन मिला गांधी जी के सत्याग्रह को। तो 30 मार्च व 6 अप्रैल को वहाँ पर हड़तालें होती हैं। सरकार ने दमन का सहारा लिया। स्थानीय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। लोग उत्तेजित हो गए
13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में 20,000 लोग इकट्ठे होते हैं। तो वहाँ पर क्या करता है, जो जनरल डायर नाम का एक अधिकारी होता है, जनरल डायर, ठीक है, इसने क्या किया, इस मासूम भीड़ पर बिना बताए गोली चलाने का आदेश दे दिया। सरकारी रिपोर्टों की अगर हम बात माने तो 379 लोग इसमें मारे जाते हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड ने सारे देश को स्तब्ध कर दिया, यानी कि सब चकित रह जाते हैं, ठीक है। तो इससे पूरे देश में आक्रोश फैल जाता है कि निर्मम लोगों पर मतलब कि बिना आदेश के इस तरह से गोली चलाने का कोई मतलब कि तुक नहीं उनका बनता था अंग्रेजों का, ठीक है। तो मेनली यही कारण रहता है असहयोग आंदोलन का, जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसके बाद एक और कारण इसका आता है खिलाफत आंदोलन। देखिए बच्चों, जो प्रथम विश्व युद्ध था ना, उसमें जो तुर्की का खलीफा था, मुस्लिम कंट्री है तुर्की, उसका खलीफा था, उसने भी अंग्रेजों का साथ दिया था। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो जाता है 1918 ईस्वी में, तो जो ये अंग्रेज है ना, इन्होंने तुर्की के खलीफा के साथ 1920 में अपमानजनक संधि की, ठीक है। और इसके तहत जो तुर्की का साम्राज्य था ना, उसका विघटन कर दिया गया। तो इससे जो मुसलमान थे ना, वो भी अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। तो इस चीज़ का फ़ायदा किसने उठाया, गांधी जी ने उठाया। उन्होंने क्या किया, असहयोग आंदोलन के साथ साथ हिंदू मुस्लिम एकता का भी समर्थन मिल जाए, तो उन्होंने क्या किया, मुसलमानों को अपने साथ कर लिया और खलीफा के विरोध में भी आंदोलन चलाया। तो असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन दोनों क्या है, समांतर चलते हैं। इसमें क्या है, हिंदू और मुसलमान दोनों एक साथ किसके साथ लड़ते हैं, अंग्रेजों के साथ लड़ते हैं, ठीक है। तो गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता को स्वराज की प्राप्ति के लिए भी, गांधी जी को पता भी था ये बात, वो अच्छी तरह जानते थे कि हिंदू और मुसलमान दोनों को एक साथ करके ही हम क्या कर सकते हैं, स्वराज की प्राप्ति कर सकते हैं। तो असहयोग आंदोलन ने शीघ्र ही जन आंदोलन का रूप धारण कर लिया। आंदोलन शुरू होते होते गांधी जी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी, ठीक है। और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि की, जो अंग्रेजों ने उपाधियां उन्हें दी हुई थी, वो वाली उपाधियां उन्होंने त्याग दी। जो केसर ए हिंद की उपाधि है बच्चों, वो अंग्रेजों ने ही दी थी, किसको, गांधी जी को। कब, जब गांधी जी ने उनका प्रथम विश्व युद्ध में साथ दिया था। तो इस तरह से उनको देखकर अन्य लोगों ने भी अपनी डिग्रियां क्या कर दी, त्याग दी। विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों में जाना छोड़ दिया, कॉलेजों में जाना छोड़ दिया, और वकीलों ने क्या किया, अदालतों में जाना छोड़ दिया। कहने का अर्थ क्या है कि बहिष्कार करना, स्वदेशी को अपनाओ और विदेशी का बहिष्कार करना। सरकारी कोर्ट के स्थान पर राष्ट्रीय पंचायती अदालतों की स्थापना की गई। राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान खोले गए और कई कस्बों और नगरों में मजदूरों ने हड़तालें की। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1921 से 396 हड़तालें होती है, जिसमें 6 लाख मजदूर शामिल हुए और 70 लाख कार्य दिवसों का नुकसान हुआ। भी इतने दिन तक किसी भी व्यक्ति ने कोई काम नहीं किया। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार काफ़ी उत्साहपूर्वक रहा। हिंदू मुस्लिम एकता इसमें हमें देखने को मिली। जगह जगह क्या किया, किसानों ने आंदोलन किए। कहने का अर्थ क्या है कि सभी इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। नवंबर 1921 में बम्बई में प्रिंस ऑफ वेल्स के बहिष्कार के समय हिंसा हुई, ठीक है। लेकिन आंदोलन के उत्साह को देखते हुए गांधी जी को अधिकार दिया गया कि वे सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़े। परंतु जो क्या होता है, 1922 ईस्वी में चोरा चोरी की घटना के बाद, वहाँ पर क्या होता है, 1922 ईस्वी में चोरा चोरी नामक स्थान पर एक मतलब कि जुलूस निकाल रहे होते हैं किसान। तो पुलिस उस पर क्या कर देती है, आक्रमण कर देती है। पुलिस ने गोलियां चला दी उसके ऊपर। तो उस जो मतलब कि उत्साही भीड़ होती है, उन्होंने क्या किया, उस पुलिस स्टेशन को, चोरा चोरी के पुलिस स्टेशन को आग लगा दी और उसमें 22 पुलिसकर्मी क्या हो जाते हैं, जिंदा जल जाते हैं। तो इस घटना से दुखित होकर गांधी जी ने क्या किया, 1922 ईस्वी में आंदोलन को स्थगित कर दिया। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य औपनिवेशिक शासन का प्रतिरोध करना था। और इस प्रतिरोध में जन सामान्य ने पहली बार व्यापक पैमाने पर भाग लिया। कि 1857 की क्रांति के बाद दूसरा ऐसा मौका था असहयोग आंदोलन का, जब क्या हुआ, अंग्रेजों की नींव को हिला दिया सभी भारतीयों ने मिलकर। थैंक यू स्टूडेंट्स। बड़ी